अपनी बहनों को देखता हूँ, माओ को देखता हूँ और उनका उत्साह देख के तो लगता है कि ना बहन ना भाई, पूरा बहुजन समाज उत्साहित है, पूरा बहुजन समाज, सब में उत्साह है। मैं एक बार आखिरी बार निवेदन करूंगा और 1 मिनट में आपसे आग्रह करूंगा कि आप व्यवस्थित कर दें और शांति बनाएं, जिससे कि मैं जो बात कहूं वो बात आप तक जाए और आपके द्वारा समाज के पास जाए। ऐसा ना हो मीडिया के बंधु कुछ और चला दे कि चंद्रशेखर आजाद ने तो वहां ये कह दिया था। वो तभी होगा जब आप शांति बना लेंगे। ये जो इधर लोग खड़े, इनसे मेरा आग्रह है, ये बैठ जाए, कोई खड़ा ना रहे। जो आंदोलन में आया वो तो बैठ जाए। पत्रकार बंधु अपना काम करें, पुलिस के साथी अपना काम करें, जो आंदोलन में आए वो बैठ जाएं। बैठ जाओ, काम से सुनो बेटे, अब काम से सुनो, अब ये मत करो। नहीं, उनको तरफ ध्यान मत दो, काम से सुनो, बैठो आप लोग। अब नहीं सुनूंगा मैं किसी की। बैठिए, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए जल्दी। आप नजदीक बैठे हो तो आपको और समझदारी दिखानी चाहिए। फिर आप में और उन लोगों में जो बहुत नो सीखी है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शांति से बैठो, आराम से, फोन बंद करके सुनो। ये तो आप मुझे टीवी पे सुनते रहते हो, सोशल मीडिया पे। अब मैं सामने खड़ा हूं, सुनो। क्या लेके जाओगे घर? फोन? तो बात सुनो ना, इसको नीचे करके बैठ जाओ आराम से। प्यारे साथियों, आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिवस को महादिवस के रूप में बदलने का काम आप सब लोगों ने किया। आप मुझे रोक रहे हैं, जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये व्यवस्था कर रहे हैं। मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा आप लोगों पे। मैं चिन्हित कर लूंगा चेहरे आप लोगों के, अगर आप यहाँ बैठोगे नहीं। मैं कमलेश, इनको बिठाओ। सिद्धार्थ, चलो पीछे हटा दो, अगर यहाँ जगह नहीं है। बीच में मत खड़े होने दो, बिल्कुल किसी को। अनिल देखो, कोई ना रुके, जगह नहीं तो पीछे हटा दो। प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे पास आपको धन्यवाद करने के लिए कारण है। चाहे मैं आपको 1 महीने पहले बुलाऊं, चाहे मैं आपको 2 हफ्ते पहले बुलाऊं, चाहे मैं आपको 1 हफ्ते पहले सूचना दूं या मैं आपको 1 दिन पहले सूचना दूं, लेकिन इतिहास इस बात को याद रखेगा, मीडिया की कलम इस बात को याद रखेगी कि जब जब मैंने जहां जहां आपको बुलाया, आपने खरा उतरने का काम किया, आपने डंडा झंडा मजबूत रखा। ये यहाँ की बात नहीं है। ये फैसला तो 1 हफ्ते पहले हुआ कि लखनऊ में आंदोलन होगा। आंदोलन तो दिल्ली में होना था, लेकिन हम भारतीय नागरिक हैं, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, जागरूक नागरिक हैं, इसलिए कई बार कुछ फैसले उनको अलग तरह से उनको लेना पड़ता, फैसलों को कदम उठाना पड़ता है। उसी वजह से लखनऊ में आंदोलन हो रहा है। लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं, निराश नहीं किया। मैंने आपको दिल्ली बुलाया, आप दिल्ली आए। मैंने आपको लखनऊ बुलाया, आप लखनऊ आए। मैंने आपको मेरठ बुलाया, आप मेरठ आए। हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए, आपने 18 के 18 मंडलों के सम्मेलन सफल बनाए। हमने 8 बड़ी रैलियां की, आपने रैलियों में 4 चांद लगा दिए। रैली जहां से जहां तक दिखती थी, तूफान नजर आता था, जन सैलाब नजर आता था। एक से बढ़कर एक रैली, क्या कन्नौज, क्या आगरा, क्या मुजफ्फरनगर, क्या बस्ती, क्या कहने। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं आपका। और अभी मैंने 20 तारीख को आपको दिल्ली बुलाया था कि युवाओं ने आठ ली है, युवाओं ने अंगड़ाई ली है, आपको आना है। तो आपने 20 तारीख को जो दिल्ली में इतना बड़ा सैलाब जुटा के दिखाया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आलम तब है, ये आलम तब है
जब राजकाज नहीं बना है, और मैं जानता हूं मेरे कार्यकर्ताओं की, नेताओं के हालात, कि उन पे अपनी गाड़ियां नहीं है, बहुत साधन नहीं है, लेकिन फिर भी बस से, ट्रेन से, मोटरसाइकिलों से, पैदल जिस तरह से सफर करके वो पहुंचते हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का मुकाबला करने की हिम्मत किसी के अंदर, दूसरी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं। और यहां देखो, ना गद्दे हैं, ना सोफे हैं, ना कुर्सियां हैं, लेकिन यहां से वहां तक ये जन सैलाब आज आया है इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। और ऐसा नहीं कि नौजवान हैं, माई भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। ये कहते हैं ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक का साथ आपके साथ खड़ा है। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, मंडल दिवस के इस महान अवसर पे मैं बहुजन समाज में जन्मे अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, नमन करता हूं उन वीरांगनाओं को, उन वीर योद्धाओं को, उन महान पुरुषों को, उन महान शख्सियतों को, जिनकी वजह से आज ये दिन आया कि ये मंच सजा है और हम यहाँ लखनऊ के सीने पे खड़े होके अपने हक अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग। प्यारे साथियों, मैं जब अपनी बात को शुरू करूंगा तो यहां से शुरू करूंगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि चुनाव है तो राजनीतिक लाभ के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, अपने महापुरुषों का कर्ज उतारने के लिए और पीछे रह गए अपने भाइयों को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया जा रहा है। और मैं इसका आपको इतिहास से उदाहरण भी दूंगा। मैंने आंदोलन पढ़ा है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले से लेके छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में 26 जुलाई 1902 का आरक्षण सबसे पहले लागू किया, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार ललई यादव, टीवी पेरियार रामानायकर स्वामी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना राम सुवर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती। जब मैं पूरे उसको पढ़ता हूं, संत राम भी प्रजापति जी, जब मैं पूरे आंदोलन को पढ़ता हूं, ब्रह्मानंद लोधी जी, तमाम पिछड़े वर्ग के आज की जो संवैधानिक व्यवस्था, ये सब पिछड़े वर्ग के महापुरुष, इनके संघर्षों से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जो हमारे सर का ताज है, उनके संघर्षों से आज इस देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए यह आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जब मैं पढ़ता हूं बाबा साहब को, जब मैं पढ़ता हूं बाबू मंगूराम सिंह मंगोवालिया को, जब मैं पढ़ता हूं बंगाल के हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर जी को, तो मुझे समझ आता है कि उनसे पहले भी देश में सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन आज की सामाजिक व्यवस्था में, आज की संवैधानिक व्यवस्था में जो आज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन महापुरुषों ने चलाने का काम किया। अगर वो न चलाते, मैं औरों पे नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं, मैं शरद यादव जी को भी याद करता हूं, मैं लालू जी को भी याद करता हूं, भूला नहीं जा सकता है योगदान, रामविलास पासवान जी का योगदान भी भूला नहीं जा सकता है। और मैं, मेरे नेता, मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने बोर्ड क्लब पे 45 दिन आंदोलन किया था और नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उनको भी नहीं भूल सकता हूं मेरे साथ। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जब मैं बाबा साहब को पढ़ता हूं तो वो अपने 3 गुरु स्वीकार करते हैं, महामानव तथागत बुद्ध, गुरु कबीर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले। और वो कहते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले नहीं होते तो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, और डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो पूरे देश को मानना चाहिए
कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, देश की महिलाओं को, वंचितों को, शोषितों को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन जो संविधान के जरिए मिला है वो नहीं मिलता कभी भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और उनके बाद आगे बढ़ के मैं साईजी राव गायकवाड़ को भी याद करूंगा, उनके योगदान को भी सराहूंगा। हम जातिवादी वाले लोग नहीं हैं। जिसने भी एक इंच हमारे लिए कदम बढ़ाया है हम हर उस समाज का सम्मान करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस बात का मैं आपको इस मंच से विश्वास दिला। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा छत्रपति साहू जी महाराज को, जिन्होंने बाबा साहब का हाथ पकड़ के ये कहा कि अगर बाबा साहब जैसा नेता आपका नेतृत्व करेगा तो आपके अधिकारों पे हमला नहीं हो सकता है। मैं छत्रपति साहू जी महाराज का भी धन्यवाद करूंगा। बस इन बच्चों को मैं आग्रह करूंगा, यहाँ जो हमारे नेता खड़े हैं वो गैर जिम्मेदार होकर दिखा रहे हैं, इनकी वजह से व्यवस्था नहीं हो रही है। इनको समझना पड़ेगा कि जो काम इनको दिया गया है वो इनको करना ही करना है। ये नहीं कि बस एक बार के बाद इधर काम में लग जाओ, उधर काम में लग जाओ, ऐसे नहीं बनती है बात। और आज मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा कि जिस मांग के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था, मैं मंडल कमीशन पे जाऊंगा, उस मांग को पुनः पूरा कराने के लिए ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहादुर योद्धा आज डट के खड़े हैं, जिनमें बहुत बड़ी संख्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की है, मुसलमानों की है। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि घर से निकल के यहाँ तक आए। प्यारे साथियों, मैं पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं वीपी सिंह जी को कि बड़ी इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई थी, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और खामियाजा ये है कि जिस समाज में वो जन्मे थे वो समाज उनको नेता नहीं मानता, और जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया वो उनको जाति के आधार पर नेता नहीं मानता। वो दोनों तरफ पिस गए। ये बहुत बड़ा कदम था कि नैतिक चरित्र दिखाने का काम उन्होंने किया, लेकिन समाज ने जाति की वजह से उनको इग्नोर कर दिया। मैं मांग करता हूं कि वीपी सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं। प्यारे साथियों, मैं अर्जुन सिंह जी को भी याद करूंगा, जिन्होंने हायर एजुकेशन में जो है एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये एक बड़ी लड़ाई है, और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को आप गांठ बांध लो कि हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें लागू नहीं होगी हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, आज महत्वपूर्ण दिवस है। मंडल कमीशन पर बड़ा प्रकाश हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने डाला। भाई नीरज जी ने, भाई अरविंद पवार जी ने, भाई मनीष जी ने, भैया राकेश वर्मा जी ने, संजीव पाल जी ने, रामेश्वर पवन जी ने, सुनील कुमार चित्तौड़ जी ने, सतपाल चौधरी जी ने, तमाम हमारे साथियों ने, डॉक्टर मसूद साहब ने, तमाम हमारे साथियों ने प्रकाश डाला मंडल कमीशन पे। और जिस तरह से बड़े डीपली समझाने का काम किया रामेश्वर पवन जी ने, मुझे नहीं लगता उसके बाद मुझे मंडल कमीशन पे बहुत विस्तार से बात करनी चाहिए। मैं उससे आगे बात को बढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालूंगा। आप इससे मत घबराना, इसकी गर्मी से मत घबराना। जो पीड़ा में है, जिनको धूप की जरूरत है, उसको धूप भी मिलनी चाहिए, लेकिन जहां जहां आपका पसीना पड़ेगा वहां से क्रांति के बीज पैदा होंगे। इस बात को याद रखें। जब मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी मत घबराना। एक सूरज नहीं 1000 सूरज की तपन सहेंगे अपने लोगों के अधिकारों के लिए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, बच्चों, सुन लो मेरी बात को। 1000 सूरज की तपन सहने को तैयार हैं, लेकिन पीछे पैर खींचने को तैयार नहीं। वो दिन चले गए कि अलग अलग खड़े होकर लड़ते थे। अब मिल के लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं। मेरे प्यारे साथियों, भाई राजपाल कश्यप जी, भाई राजकुमार यादव जी, भाई विवेक सेन जी ने भी, भाई यशवंत मौर्य जी ने भी, तमाम हमारे शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी ने भी, शिव सागर यादव जी ने भी, सुदर्शन यादव जी ने भी, मनोज यादव जी ने भी,
कुंज बिहारी यादव जी ने भी और रंजन वीर जी ने भी, तमाम अंबिका मौर्य जी ने, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है। और एक तो मध्य प्रदेश से चल के आए, मध्य प्रदेश की क्रांतिकारी धरती से हमारे सेवड़ा के बाद दतिया से रहे लोकप्रिय प्रत्याशी, और जो मजबूती से वहां बहुजन समाज के आन बान शान का झंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं, भाई दामोदर मंडल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ आए। प्यारे साथियों, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप भी कम इम्पोर्टेंट नहीं। मेरी नजरों में आपका सम्मान भी बहुत ज्यादा है, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाऊं। मैं लखनऊ की पूरी टीम का, प्रदेश की पूरी टीम का, जिन्होंने कोशिश की है कि लखनऊ में आंदोलन हो और लखनऊ के बाद हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन हो, और आपकी संख्या के बदौलत उत्तर प्रदेश का भविष्य आगे बढ़ेगा और गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, नौजवान, युवा, बेरोजगार सबके हितों की रक्षा होगी, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। अभी कल एक इंटरव्यू में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे थे, उनसे पूछा आरक्षण कब तक, कहा जब तक जातिगत भेदभाव तब तक आरक्षण। फिर उनसे कहा गया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था युवाओं का, इस पे क्या कहना है कि बिल्कुल संवाद होना चाहिए, युवाओं का प्रोटेस्ट सही। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि जो लोग सक्षम हो गए हैं उनको आरक्षण को छोड़ देना चाहिए। मेरा सवाल है मोहन भागवत जी से, हम कब से कह रहे हैं अपनी सरकार से कहो जातिगत गणना करा दे, उसके आर्थिक आंकड़े जारी करा दे, और आर्थिक आंकड़े जारी करा के और बता दे कि कौन सक्षम है और कौन असक्षम है, कौन कामयाब हो गया है, कौन हासिल है, तो बता दे एक बार। लेकिन उन्होंने कहा जो सक्षम हो गए वो छोड़ दे। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो सक्षम हो गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, फिर गौमूत्र से उनकी कुर्सी को क्यों धुलवाया था आपके लोगों ने, ये भी बताने का काम है। और आज भी जब लोधी, यादव, पटेल के बच्चे जो हैं, इन समाजों के बच्चे जो व्यास पीठ पे बैठ के कथा करने की कोशिश करते हैं, उनकी चोटी काट के आप उनके उस सर पे पेशाब से जो है ये जो गंदा कार्य करते हो, ये किस आधार पे करते हो, इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए। प्यारे साथियों, लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाना है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मैं अपने पिछले वर्ग के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मैं इस मंच से जो कहूंगा, मेरी बात को आप घर जाके सोचना और सोच के निर्णय लेना कि मैंने गलत कहा या मैंने सही कहा। जितने मंच पे हमारे नेता बैठे, इधर सामने हमारी पार्टी के, उधर जफर मलिक से लेकर तमाम हमारे गंगवार साहब, तमाम हमारे गंधर्व जी, सब बैठे दिख रहे हैं मुझे यहां से। मैं आपको भी कह रहा हूं, मेरी बात को सोचना। आप कहते हैं कि साहब हमारी जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैं इस बात से 1000% सहमत हूं कि जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जो हमने 45 प्रभारी उत्तर प्रदेश में बनाए हैं, उसमें हमने कोशिश भी की है कि सभी जातियों को 45 प्रभारियों में अवसर देने की कोशिश हमने की। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, सैनिक को, यादव को, गुर्जर को, जाट को, पटेल को, विश्वकर्मा को, हमने पूरा प्रयास किया है। और अभी तो 358 बाकी हैं। अभी तो ऐसे ऐसे जिनको कभी अवसर नहीं मिला उनको मिलेगा। लेकिन सवाल कुछ और, अगर आप ये मानते हैं कि जो जाति के आधार पर आपका वही आपका नेता हो सकता है, तो मेरे मन में ये पीड़ा उठती है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल जिस व्यक्ति ने फाड़ा, जिसको फाड़ने की हिम्मत कांग्रेस में नहीं थी, भाजपा में नहीं थी, भारत की जाति व्यवस्था में जो नॉन एससी एसटी ओबीसी नॉन मुस्लिम जो जातियां हैं, नॉन माइनॉरिटी जो जातियां हैं, उनमें भी जिनमें जो हिम्मत नहीं थी, उसको बिल फाड़ने का काम किसने किया? किसने किया? किसने? वो किस जाति से थे? शेड्यूल कास्ट से? एससी की जाति के थे
हमारे परिवार के थे। अगर हम इस आधार पर निर्धारण करें कि हमारी जाति का आदमी आगे बढ़ना चाहिए, हमारी जाति का ही हमारा नेता होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ कि आपकी जाति का वो नेता किस काम का, जो आपके बच्चों का गला काटने का काम करे, जो आपके अधिकारी कर्मचारी को खून के आंसू रुलाने का काम करे, आप मुझे बताओ और खुद जाके आकलन करें। आपको अपनी जाति का नेता चाहिए, जाति के आधार पर नेता मानना है, ये अपने बच्चों के अधिकारों को दिलाने वाला नेता चाहिए, आपकी जमात को आगे बढ़ाने वाला नेता चाहिए। इसका फैसला आपको करना होगा। मैं इसका एक और उदाहरण बताता हूं। वो तो पुरानी बात हो गई 2012 की, नहीं आ जाओ। अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई थी ना? आई थी या नहीं आई थी? यूजीसी की गाइडलाइन तो थोराट कमेटी से 2012 में आ गई है। भाई राकेश वर्मा जी बैठे हैं, चिंतक हैं, बड़े चीजों पर नजर रखते हैं। आईएएस की सर्विस को जो है बीआरएस लिया है, नीरज जी बैठे हैं। तो 12 में गलत कहूंगा तो आप हाथ उठा के टोक देना, ये मंच आपका है, इस पे आपको अधिकार है टोकने का गलत को। 2012 में थोराट कमेटी में SC ST के बच्चों के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव नहीं हो सकता, इसकी गाइडलाइन आ गई थी। इस बार में क्या बदला है? इस बार में प्रमुख रूप से बदला कि ओबीसी की जातियों को उसमें जोड़ा गया कि ओबीसी के बच्चों के साथ भी जाति के आधार पे भेदभाव यूनिवर्सिटियों में होता है। और आप बच्चों के साथ कह रहे हो, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आप बच्चों की बात कर रहे हो। शिक्षकों के साथ, प्रोफेसरों के साथ, एसोसिएट प्रोफेसरों के साथ ये होता है। प्रोफेसर के साथ, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ ये होता है। हमारे पास रिपोर्ट्स आती है। तो आप मुझे बताओ, मेरे इतना बड़ा जो बहुजन समाज यहां पहुंचा है कि किसी पार्टी के एक नेता में, चाहे वो दलितों का हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, जो वोकल आवाज हो, जिसके पास कैडर हो, संगठन हो, जिसकी बात सुनी जाती, किसी की हिम्मत पड़ी कि वो यूजीसी गाइडलाइन का समर्थन कर सके? उत्तर प्रदेश के दलों के नेताओं की हिम्मत पड़ी? दिल्ली के नेताओं की, जो आज कहते फिर रहे हैं कि आपके कितने सेक्रेटरी हैं, आपके कितने जो हैं, कितने एडिशनल सेक्रेटरी हैं, कितने कुलपति हैं, जो आज पूछते फिर रहे हैं, क्या उन्होंने आपके समर्थन में आवाज उठाई? तो आप ये तय करो, नेता तो आज से पहले आपने, चाहे वो भाजपा से आया, किसी और पार्टी से आया, किसी और पार्टी से आया, आपने उनको अपनी जाति का नेता मान के वोट किया कि भाई ये पाल है, ये प्रजापति है, कुशवाहा है, ये सैन है, विश्वकर्मा है, यादव है, जाटव है, गुर्जर है, तमाम आपने, ये कुर्मी, आपने इसलिए तो वोट किया ना कि मेरी जाति का है। लेकिन उसकी हिम्मत पड़ी कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाके अपने समाज की आवाज उठा दे। यानी कि वो नेता तो है, अपनी पार्टी में नेता तो है, लेकिन आपका नेता नहीं है। इस बात की समझ आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। अगर ये समझ पैदा नहीं होगी तो मैं लिख के कह सकता हूं कि आप आने वाले कल में भी ठगे जाओगे। इस बात को मेरी याद। हम दो तरफ की चीज, दो तरफ के काम कर रहे हैं। सुनिए, पहला हम हिस्सेदारी दे रहे हैं, बराबरी की संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दे रहे हैं और दे के दिखाएंगे, याद रखना मेरी बात को। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरा हम अपने नेताओं को ईमानदारी से अपने समाज के लिए बोलने की हिम्मत दे रहे हैं। उसका गला नहीं पकड़ रहे हैं, उसका हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, उसको हिम्मत दे रहे हैं कि जाइए अपने समाज के लिए आवाज उठाइए, जाइए अपने समाज के अधिकारों की बात कीजिए, जाइए विधानसभा में और अपने एक एक व्यक्ति के लिए सवाल कीजिए, उसके हक अधिकारों के लिए सवाल कीजिए। तो यहाँ हम सिर्फ टिकट नहीं दे रहे हैं, प्रभारी नहीं बना रहे हैं, हम आने वाले कल का नेतृत्व दे रहे हैं, आपका वास्तविक प्रतिनिधि दे रहे हैं, जो असेंबली में, पार्लियामेंट में आपकी आवाज उठाने का काम करेगा, पंचायत से लेके और लोकसभा तक, राज्यसभा तक आपकी आवाज बनने का काम करेगा। ये फर्क है आजाद समाज पार्टी काशीराम में और ये फर्क है अन्य पार्टियों में। ये फर्क कभी दूर नहीं हो सकता है, ये फर्क कभी दूर नहीं हो सकता है मेरे लोगों। मैं बात बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। आज मंडल कमीशन के होने के बावजूद एक सेक्रेटरी मुश्किल से सेंट्रल सेक्रेटरीट में आपका, और मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में आपका एक जज है या नहीं है, ओबीसी के लोग है या नहीं है मुझे नहीं पता। हाई कोर्ट में आपके कितने जज हैं मुझे नहीं पता।
केंद्रीय सचिवालय में कितने सेक्रेटरी हैं, कितने एडिशनल हैं, कितने स्पेशल सेक्रेटरी हैं, मुझे तो नहीं पता। आपके पास लिस्ट होगी, आप देख लो। उत्तर प्रदेश के सचिवालय में कितने जो है आपके सेक्रेटरी हैं ओबीसी समाज के, आप देख लो, आपको पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में ही देख लो कितने डीएम, कितने एसएसपी, कितने कमिश्नर, कितने आईजी, कितने डीआईजी, और यहां तो एक बड़ा खेल है। यहां तो डीजीपी होगा तो सरकार के मन का डीजीपी होगा, संवैधानिक व्यवस्था का डीजीपी नहीं होगा। ये तो उत्तर प्रदेश का चरित्र बन गया पिछले 7-8 साल। प्यारे साथियों, जब बात उत्तर प्रदेश की चली है तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। लगभग 7,000 करोड़ रुपए 9.5 साल में सरकार ने प्रचार पे खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट। कितने पैसे? कितने पैसे? लगभग 7,000 करोड़। कितने? 7,000 करोड़। किसका पैसा? किसका पैसा है? किसका पैसा है? जनता का? या मुख्यमंत्री जी कहीं जमीन बेच के लेके आए? मठ के चंदे से थोड़ा दिया है। ये सारा पैसा जनता के टैक्स का पैसा है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन 7,000 रुपए में, 7,000 करोड़ रुपए में क्या क्या हो सकता था। 17-18 क्लास 1 की यूनिवर्सिटियां बन सकती थी। यूनिवर्सिटी हब बन जाता उत्तर प्रदेश अगर ये 7,000 करोड़ रुपया आपने यूनिवर्सिटियों पर लगाया हो। और आगे बढ़ो, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थान जो उंगलियों पे हैं भारत के अंदर, 8 ऐसे बड़े संस्थान बन जाते अगर ये 7,000 करोड़ रुपया आपने शिक्षा पे लगाया होगा, मेडिकल एजुकेशन पे लगाया होगा। प्यारे साथियों, 3 विश्व स्तरीय ऐसी मेगा यूनिवर्सिटियां बनती जिसमें रिसर्च से लेकर सब कुछ होता। जो दुनिया भर की जो 100 यूनिवर्सिटियां हैं जिसमें आज तक हम नहीं पहुंच पाए, उसमें हमारा नाम जाता अगर हम 7,000 करोड़ रुपया एजुकेशन पर लगाते। और तो और उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य बना दिया है सरकार ने, 4 बड़े एम्स बन जाते, 4 बड़े एम्स। और आज जो सड़कों पे आपने देखा होगा कि महिलाएं प्रसव पीड़ा सड़कों पे, और कितने लोगों की जान जाती है, हजारों लोगों की जान बचती अगर सरकार एजुकेशन हेल्थ के प्रति सचेत होती। लेकिन प्रचार करना, मैं कह रहा हूं आप कुंभ में 4,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको करना चाहिए। आस्था का विषय है, आप आस्था रखते हैं, जो लोग आस्था रखते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अपना चेहरा चमकाने के लिए आप 7,000 करोड़ रुपए गरीबों को टैक्स के पैसों के लूट लेते हो। इस पाई का हिसाब मुख्यमंत्री को, इस सरकार को देना होगा। मेरी बात को याद, ये पैसा आपकी पार्टी का पैसा नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये पैसा गरीब जनता के टैक्स का पैसा, जो सुबह उठने से लेकर शाम तक टैक्स ही टैक्स देती है, और बदले में उसको ये मिलता है कि जब उनके बच्चे पेपर लीक पे सवाल पूछने के लिए आंदोलन करने के जाते हैं तो आप बेटियों को ये बीत या बैठी। मैं शर्म आई मुझे इस बात के साथ कि मैं वहां समय से नहीं पहुंच पाया, और किस तरह बेटियों को कहां डंडे मारे गए, मुझे बहुत तकलीफ। मैं माफी चाहता हूं आपसे। किस तरह से बेटियों को कहां छुआ गया, किस तरह से डंडे मारे गए, किस तरह सर फोड़े गए, किस तरह लाठियां चलाई गई, किस तरह पैलेट गन चलाई गई, आंखों को जो अंधा कर दे, किस तरह से जो है टीयर गैस चलाए गए, सांस रुक जा रहे थे, किस तरह से जो है स्टैंपर्ड हो जाता, जिस तरह के हालात बने थे, भगदड़ मच जाती, कितने लोगों की जान चली जाती, सरकार को परवाह नहीं थी। मैं दुखी मन से कह रहा हूं, लेकिन जो गए थे
वो जानते हैं कि 11:30 बजे के बाद मैंने एक बच्चे को लाठी नहीं लगने दी। वो इस बात को जानते हैं जो लोग वहां थे। एक एक व्यक्ति को उस लाठी के बीच में और उन बच्चों के बीच में चट्टान की तरह आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग खड़े रहे। और मैंने कहा था अगर गोली भी चलेगी तो पहले हमारा सीना चीर के जाएगी, उसके बाद अब हमारे बच्चों तक गोलियां पहुंचेगी। इस बात को मेरी याद है। प्यारे साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, मंडल कमीशन की सिफारिशों पे चर्चा करने से पहले, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं जिनकी नौकरियों को आपने डकारने का काम किया, मैं सोचता हूं कभी कभी रामेश्वर पवन जी, ये तो